हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सीरीज़ के, जिसमें हम ये टेस्ट करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। तो मैंने काफ़ी मिक्स्ड क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी डिफरेंट है अभी तक जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। काफ़ी सारे टेस्ट के मैं आप लोगों को इंडिविजुअली भी बता चुकी हूँ। तो ये जो एग्जाम्पल है डिफरेंट है, वो किस तरीके से देखिए। जैसे कि पहले आप देखोगे, न्यूमरेटर की बात की जाए तो पहले 2 है, फिर 2 एंड 4, मतलब कि इवन नंबर्स चल रहे हैं। देन 2 4 तो इंक्लूडेड है ही, फिर आगे का जो इवन नंबर है वो लिया गया है। जैसे कि अब नेक्स्ट वाला होगा 2 4 6 एंड 8। तो अगर हमें इसकी nth टर्म बनानी है तो ये किस तरीके से चलेगा, क्योंकि ऊपर जो है इवन नंबर चल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे 2n। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जानना कि nth टर्म कैसे बनेगी, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो है इस nth टर्म पे डिपेंड करता है। तो मैं आगे आने वाले कुछ एग्जाम्पल्स में आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से देखना है कि आपकी जो nth टर्म आपने बनाई है वो सही है या फिर नहीं। ओके, अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर पे। आप देखिए, पहला है 3 4, देन 3 5 6 आ गया, उसके बाद 3 5 7 8। तो ये जो पैटर्न है आपको ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से आगे चल रहा है। जैसे कि देखिए, अगर मैं पहले की बात करूं तो हमने क्या लिया है, कोई 2 न्यू नंबर्स लिए हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों न्यू नंबर्स हैं इसमें से एक नंबर हमने फिक्स कर दिया, मतलब कि उसको चेंज नहीं करेंगे। और ये जो 4 है, 4 को ना लिखकर इसके आगे के 2 नंबर लिखे गए हैं, दैट इज़ 5 एंड 6। इसी तरीके से आगे देखा, 3 तो हम फिक्स कर चुके थे, मतलब कि वो एज इट इज़ चल रहा था। तो अब एक और नंबर हम फिक्स कर देंगे, वो है 5। तो 3 और 5 हमने लिख दिया। अगला क्या है 6, 6 को ना लिखकर अब हम आगे के उसके 2 नंबर लिखेंगे, दैट इज़ 7 8। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ इस चीज़ को। देखिए क्या कर रहे हैं हम, हर एक फर्दर जो टर्म हम लिख रहे हैं उसमें हम एक एक नंबर फिक्स करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगला आप जब नंबर लिखोगे तो उसमें 3 और 5 तो पहले से ही फिक्स हो गया था, 3 और 5। एक और नंबर हमने फिक्स कर दिया, वो है 7। अब हम जो ये नंबर 8 है, 8 ना लिखकर इसके आगे के 2 नंबर लिख देंगे, जैसे कि 9 और 10। ठीक है, फिर से एक बार पैटर्न को देखिए, हम कर क्या रहे हैं, एक एक करके हमने फिक्स करते चले जा रहे हैं, और जो नंबर लिखा है ना उसको ना लिखकर उसके आगे के 2 न्यू नंबर्स जो उसके बाद आएंगे वो लिख रहे हैं। तो उस हिसाब से ये किस तरीके से चलेगा, 3 5 7। और जैसे कि अगला यहाँ पर क्या है 2n, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ पर जो है इवन नंबर ही लिखा हुआ है। ठीक है, और उसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। देखिए जैसे 4 एंड 6 है तो 4 और 6 में 2 का डिफरेंस है। देन यहाँ देखूँ 6 और 8 में भी 2 का डिफरेंस है, इधर देखूँ तो भी 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2n के बाद 2n + 2। और क्योंकि हम 2 नए नंबर ले रहे थे तो एक और नंबर कौन सा होगा यहाँ पे, 2n + 1। इस तरीके से भी देखा जा सकता है। एक और तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ देखने का। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 नए नंबर लिए हैं, 3 और 4। जैसे कि अगर मान लो तो उसका नेचर देखो, 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, और 4 क्या है, एक इवन नंबर है। तो अगर हमें ऑड नंबर लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर 2n इज अ इवन नंबर तो 2n प्लस क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। 2n - 1 भी ऑड होता है, बट देखना कैसे है आपको। जैसे कि अगर ये 2n जो है, ये 2 जो है वो हमने इवन के अकॉर्डिंगली 2n ले लिया, तो आप देखो 2 के आगे वाला नंबर है ना 3, इसका मतलब 2n + 1 लिया जाएगा, 2n - 1 नहीं ले सकते, क्योंकि ये इसके एक आगे का नंबर है। इस वजह से यहाँ पर 2n लिया है, तो यहाँ पर 2n + 1 और उसके आगे का नंबर 2n + 2। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे आप जो है nth टर्म को देख सकते हो। तो आई होप अब जो ये nth टर्म है वो क्लियर है कि किस तरीके से लिया है। क्योंकि ये हमारा ऊपर इवन चल रहा था तो 2n ले लिया, फिर आगे के जो ये 2 नए नंबर्स लिए जा रहे हैं तो ये हमने ले लिया 2n + 1 एंड 2n + 2। अब आ जाते हैं कि n + 1 आप टर्म कैसे बनाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, n की जगह पर n + 1 पुट कर दे रहे थे और आपकी n + 1 टर्म आ जा रही थी। पर होता क्या है कि अगर मान लो कि कोई भी सीरीज़ की बात करें, मान लो C1 सीरीज़, आप अगर मान लो मैं ऐसे लिख रही हूँ 2 4 6 एंड 8, इस तरीके से लिख रही हूँ, और यहाँ पर लिखा मैंने 2 3 4। देखिए जब हम कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं, मतलब उसमें एक एक भी नंबर का गैप नहीं है। जैसे 2 3 4 की बात करें तो उसमें एक भी गैप नहीं है, तो बहुत जायज़ सी बात है कि अगर एक नंबर n लिया गया है तो उसके अगले वाला नंबर n +
1 होगा। बट अगर हम इसकी बात करें कि जैसे कि एक एक का गैप आ रहा है, तो अगर आपने 2n ले रखा है इवन के लिए, तो अगला नंबर 2n+1 नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप ये बात कि जैसे कि n है, n+1 उस केस में हम नहीं कर सकते n+1th टर्म निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि बीच में गैप चल रहा है। जब गैप चलेगा तो कॉन्टीन्यूटी नहीं रहेगी, एक नंबर छोड़कर ही दूसरा नंबर आएगा। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि यहाँ पे हम बात करें कि ऊपर इवन चल रहा था, तो आप जब n+1 निकालोगे तो 2n+1 वाली जो टर्म बीच में हमने नहीं लिखी वो नहीं आएगी, क्योंकि वो एक ऑड नंबर भी होगा, और क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली नहीं चल रहा है कि गैप देके चल रहा है, तो अगला नंबर क्या होगा 2n+2। ये काफ़ी छोटी छोटी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। अब डिनोमिनेटर का देखते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो एक नंबर है जो लास्ट में चल रहा है उसको छोड़कर हम बाकी का फिक्स कर दे रहे हैं, है कि नहीं। अब जैसे कि 3 और 4 में 4 को छोड़ के 3 तक फिक्स कर रखा है, 3, 5, 6 में 6 को छोड़ के 5 तक फिक्स किया है, और 8 को छोड़ के यहाँ पे 7 तक का फिक्स करेंगे। इसीलिए जब हमने nth टर्म में 2n+1 और 2n+2 लिखा, तो हम 2n+2 को छोड़कर 2n+1 तक फिक्स कर दिया हमने, ओके। और इस नंबर के आगे के दो नंबर लिखे जाएंगे, दैट इज 2n+3, 2n+4। आई होप ये क्लियर है। इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि हम एक एक नंबर छोड़कर फिक्स कर रहे हैं, इस वजह से 2n+2 वाला नंबर हमने छोड़ दिया, 2n+1 तक फिक्स किया है, और 2n+2 के बाद के दो नंबर लिए गए हैं, दैट इज़ 2n+3 एंड 2n+4। एंड कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको उसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है, तो आप हमेशा रेशो टेस्ट से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि रेशो टेस्ट सबसे इजी पड़ता है, उसकी काफ़ी इजी अप्रोच है ये फाइंड करने के लिए कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। अनटिल एंड अनलेस आपको किसी सीरीज़ पे अगर टू दी पावर n दिख रहा है तो आप nth रूट के लिए जा सकते हैं। बट अगर आप nth रूट वाला भी कोई क्वेश्चन है उसको भी अगर आप रेशो टेस्ट से करना चाहें तो भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली क्या है, कोई भी टेस्ट आप अप्लाई करते हो तो आंसर में फ़र्क कभी नहीं आपको दिखेगा। अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट ही मिलेगी, चाहे आप कोई भी टेस्ट अप्लाई कर लो, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेस्ट हमें अप्लाई करना है, तो इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी टेस्ट अप्लाई किया जा सकता है। बट ज़्यादातर रेशियो टेस्ट से शुरुआत इसलिए की जाती है क्योंकि आपने भी देखा होगा जितने भी टेस्ट हमने पढ़े वो आगे चल के उसके जो स्टेप्स हैं थोड़े कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं। लाइक अगर an है, लॉगरिथम में आप देखोगे कि log लग जा रहा है, फिर इसमें n लग जा रहा है। रेबिस टेस्ट में आप देखोगे कि इसमें -1 करना है, फिर n मल्टीप्लाई करना है। आगे के जो हमने डिमॉर्गन्स के टेस्ट पढ़े हैं उसमें फिर से -1 करना होता है। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ इतना करने से जो रेशियो है an और an+1 का, सिर्फ इतना करने से अगर आपको किसी सीरीज़ के बारे में उसका नेचर पता लग रहा है तो हम क्यों ज़्यादा लंबे स्टेप्स पे जाएं। तो ये रीज़न है कि स्टार्टिंग आप यहाँ से कर सकते हो, बट अगर टेस्ट फेल होता है तो आप किसी और टेस्ट पे जा सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने रेशियो टेस्ट अप्लाई किया और इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर ये 2n तक तो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, 2n+2 वाली टर्म यहाँ पर रह जाएगी। अगर इसकी बात की जाए तो ये पूरा टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा यहाँ तक, 2n+1 तक। इसमें जो है 2n+2 की एक टर्म रह जाएगी और ऊपर 2n+3 एंड 2n+4 रह जाएगा। अब क्योंकि अभी लिमिट नहीं लगाई जा सकती इसमें, क्योंकि आप देख रहे हो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी, ऊपर n ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और उसको कैंसिल आउट करेंगे। दोनों टर्म्स से हमने n कॉमन निकाल लिया, जहाँ पर n नहीं था वो डिवाइड में चला गया, देन n और n आपस में कैंसिल हो गया। अब हमने देखा न्यूमरेटर में कहीं पर भी n नहीं है, लिमिट पुट की जा सकती है, तो लिमिट पुट करोगे तो आपको ये जो है मिल जाएंगे, बाकी 1/∞ = 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया 1। और जो टेस्ट हमने लगाया था रेशियो का, तो अगर हमारे पास आंसर 1 आता है तो उस केस में क्या होता है, टेस्ट फेल हो जाता है। तो इसका मतलब अब आप किसी और टेस्ट पे जा सकते हो। हमने नेक्स्ट जो टेस्ट है वो राबीज टेस्ट लगाया हुआ है, तो उसमें क्या करना होता है, इस रेशियो में -1 करना होता है एंड होल मल्टीप्लाई बाय n करना होता है। तो हम क्या करेंगे कि यहीं से ये जो हमने ये वो जो हमने निकाला हुआ है यहीं से सीधा हम ले लेंगे, क्योंकि हम क्यों वापस से पूरा सॉल्व करें जब हमारे पास an/an+1 वाली टर्म ऑलरेडी है। तो हमने डायरेक्टली ये ले लिया, और क्योंकि इस टेस्ट में -1 करना होता है तो हमने -1 कर लिया। इसका यहाँ पर एलसीएम ले लिया, ब्रैकेट को ओपन करा, जो टर्म्स कैंसिल हो रही थी उनको कैंसिल कर दिया,
एंड हमारे पास आंसर ये आ गया। अब स्टिल हमें राबीज टेस्ट में क्या करना होता है, एन को मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसमें होल हमने मल्टीप्लाई एन कर दिया। लिमिट अभी पुट नहीं की जा सकती क्योंकि ऑलरेडी एन न्यूमरेटर्स में दिख रहा है, तो एन हम इसको बाहर ही रहने देते हैं। यहाँ से n जो है कॉमन निकाल लेते हैं, तो और नीचे से भी n स्क्वायर कॉमन निकाला जा सकता है क्योंकि आप एक n निकालोगे तो होल स्क्वायर में चल रहा है तो आपको n स्क्वायर मिलेगा। देन इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब लिमिट पुट की जा सकती है, जैसे आप लिमिट पुट करोगे आपको आंसर मिलेगा 3/2। तो लिमिट पुट करने के बाद, लिमिट कब पुट करनी है, जब आपको दिखे कि न्यूमरेटर में नहीं है n, और ज़रूरी नहीं है हमेशा n कैंसिल हो जाए। जिस केस में आंसर इन्फिनिटी आना होगा उसमें आप देखोगे कि n आपको न्यूमरेटर में मिलेगा ही मिलेगा, बट कोशिश आपको यही करनी है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की जो फॉर्म है वो ना बने, और n जो है अगर कैंसिल हो सकता है तो आप उसको कैंसिल कर दो। तो आंसर आपके पास आ गया 3/2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो सीरीज़ कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। देन एक और एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। इसमें आपको जो है nth टर्म कैसे बनानी है उसका भी काफ़ी अच्छा आइडिया लगेगा। अब जैसे कि अगर हम देखें, इससे पहले वाली टर्म क्या हो सकती है, इट विल बी x1 log 1 और इसकी पावर q, और जो कि बट यहाँ पर गिवन नहीं है, क्योंकि अगर गिवन होता भी तो भी क्या है कि log 1 की वैल्यू होती है हमारे पास 0, तो भी वो 0 ही हो जाता। बट क्योंकि ये जो टर्म है वो गिवन नहीं है, इसलिए ये जो टर्म है ये हमारी A1 टर्म हो गई, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन वाली जो टर्म है वो आ गई, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। इसलिए जब हम nth तक हम जाएंगे तो हम ये नहीं लिख सकते कि x की पावर n log n की पावर q। मैंने ये भी कहा था आपको, मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप nth टर्म निकाल सकते हो। तो देखो, जब भी आप मान लो आपने nth टर्म बनाई हुई है, ठीक है, और आपको ये देखना है कि ये सही है या फिर गलत, तो चेक करने का एक ही तरीका है। आप पहले क्या करो, n की वैल्यू 1 या फिर 2 3 कुछ भी पुट करके ये चेक कर लो कि इनमें से आपको कोई भी टर्म मिल रही है या फिर नहीं। आपको n इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट नहीं करना, n इज इक्वल्स टू 1 से ही स्टार्ट करना है, और 1 2 3 कुछ भी पुट करके देख लो। अब जैसे कि अगर मान लो मैं n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलेगा x⁻1 दिस एंड दिस। ओके, तो मतलब ये इसके अकॉर्डिंगली ये पहली टर्म होनी चाहिए थी, बट पहली टर्म आपको दिख रही है x² वाली टर्म। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम x⁻n, ये जो हमने nth टर्म बनाई, ऐसे ये टर्म नहीं बनेगी। टर्म कैसे बनेगी, an इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 एंड दिस विल बी log n प्लस 1 n पावर q। ओके, दैट मीन्स कि अगर अब आप n की वैल्यू मान लो 2 पुट कर रहे हो, सो ये क्या हो जाएगा, x की पावर अगर आप n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो ये हो जाएगा x की पावर 2 log 2 और इसकी पावर q। आप देख सकते हो कि n इज इक्वल्स टू 1 पुट करने पे आपको पहली टर्म मिलनी चाहिए थी, तो ये ठीक है बिल्कुल। बट अगर आप सिर्फ x की पावर n करते तो आपको ये टर्म नहीं मिलती। अब आपने n की पावर जो है 2 पुट करी, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, मतलब सेकेंड टर्म जो है वो ये मिलनी चाहिए, जो कि यही आ रही है। ठीक है, तो आई होप रीज़न जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्योंकि हम क्यों x की पावर n और log n ये हम क्यों नहीं लेंगे। रीज़न क्या है n प्लस 1 लेने का, कि जब आप 1 पुट कर रहे हो तो पहली टर्म मिले, 2 पुट कर रहे हो तो दूसरी टर्म मिले, और यहाँ पर ये वाली जो टर्म है log x की पावर 1 log 1 ये वाली टर्म नहीं है, पहली टर्म अब ये बन चुकी है, इसलिए यहाँ पर n प्लस 1 लिया गया है। सो आपने an निकाल लिया, an प्लस 1 निकाल लिया, क्योंकि बिल्कुल ही कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। अगर x की पावर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, log 2 log 3 log 4 है, ये बिल्कुल ही कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, an प्लस 1 टर्म निकालने के लिए n की जगह पर n प्लस 1 पुट कर देना है। ओके, जब आप पुट कर लोगे तो हम रेशियो टेस्ट से ही स्टार्ट करेंगे। हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर log n प्लस 1 है, तो इस n प्लस 1 में से हमने क्या किया, n कॉमन ले लिया, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कैसे आएगा, अब इसमें log लगा हुआ है, तो log m n इज इक्वल्स टू क्या होता है, log m प्लस में log n। तो ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब ये आपका m है, ये आपका n है, आफ्टर टेकिंग n कॉमन। तो ये इस तरीके से हमने अलग अलग करके लिख लिया। सेम यहाँ पर भी हम अलग अलग करके लिख लेंगे। पावर जो है पूरे की, इस पूरे की पावर जो है q चल रही है। देन आफ्टर दैट
यहाँ पर एक्सपेंशन का यूज़ हुआ है। यहाँ पर जो एक्सपेंशन है log 1 प्लस एक्स, इसकी क्या वैल्यू होती है x माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। मतलब कि पावर x की एक बढ़ती चली जाएगी, साइन ऑल्टरनेट होंगे, एक में पॉजिटिव नेगेटिव 2 फैक्टोरियल देन 3 फैक्टोरियल देन 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक्सपेंशन क्या है, log 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन है। तो यहाँ 1 प्लस एक्स बनना बहुत ज़रूरी है, लाइक यहाँ पे 1 बनना बहुत ज़रूरी है, और बाकी की जो भी बचेगा आप उसको एज अ एक्स लेट करके ये वाला फॉर्मूला एक्सपेंशन जो है लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंशन लग गई और यहाँ पर एक्सपेंशन लग गया। ओके अब हम क्या करेंगे कि जो log n है उसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और इन सम टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी log n कॉमन ले लिया, दोनों साइड से log n कॉमन ले लोगे तो बाद में क्या कर सकते हो, उसको कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ पर 1 बच जाएगा और इन सारी टर्म्स में जो log n है वो डिवाइड में चला जाएगा। ये इसलिए कर रहे हैं सो दैट कि जब आप लिमिट पुट करो तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म ना बने, और न्यूमरेटर से हम सारे n को हटाना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आप log n लगेगा वो डिनोमिनेटर में लगेगा, एंड 1 बाय इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देन उसके बाद ये जो नीचे वाली टर्म है इसकी बात करी जाए तो जब आप इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो जो पावर है वो माइनस क्यू की हो जाएगी। ये ऊपर माइनस क्यू का लगा दिया। अब यहाँ पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन आप मान सकते हो, लाइक 1 प्लस एक्स की पावर क्यू या फिर पी जो हम लेते हैं ये ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, कुछ इस तरीके से चलता है। तो ये हमने इस पे अप्लाई किया हुआ है क्योंकि आगे एन की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आप लगा लो जो हम एक्स लेट करने वाले हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये वैल्यू और जो है छोटी होती चली जाएगी। तो हमने इसलिए ज़्यादा टर्म्स हमें वैसे भी नहीं लेना है क्योंकि एन हमेशा जो है नीचे डिनोमिनेटर में प्रेजेंट रहेगा, और बाद में फिर वो सारी टर्म जो है 1 बाय इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0 ही हो जानी है। तो ज़्यादा आप लोगों को लिखने की टर्म्स को ज़रूरत नहीं है, 1-2 टर्म्स जो हैं वो इनफ है। मैं आप लोगों को 2 एक्सपेंशन यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे पहली एक्सपेंशन हमारे पास है 1 प्लस एक्स की पावर इफ़ p है, तो आप कैसे लगाओगे, 1 प्लस में जो पावर है वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, देन p माइनस का 1 बाई 2 फैक्टोरियल, दिस इज माइनस, एंड पावर जो है एक और बढ़ जाएगी, और इसी तरीके से चलता रहेगा। अगर मान लो 1 प्लस एक्स माइनस पी पावर है तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस एक्स पी, साइन जो है यहाँ पे पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव हो जाएगा इस वजह से क्योंकि पावर जो है वो नेगेटिव में, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस का पी हो जाएगा। देन p प्लस 1, यहाँ पर जो p माइनस 1 लिखा था यहाँ पे p प्लस 1 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और एक और पावर जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सपेंशंस हैं हमारे पास जिसका यूज़ हमने यहाँ पर किया है, क्योंकि एक पॉजिटिव का बन रहा है एक नेगेटिव का बन रहा है। 1 प्लस एक्स टू द पावर क्यू, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस का क्यू। ओके देन जब हम इस पे एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये पावर जो है हट जाएगी, और हमने सिर्फ 2 ही टर्म लिए। आप देख रहे हो यहाँ पे क्यू मल्टीप्लाई हो गया है, यहाँ पर माइनस का क्यू मल्टीप्लाई हो गया है। ओके नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ओके तो ज़्यादा टर्म्स जो है मल्टीप्लाई करने के बाद ऑफकोर्स सी बात है काफ़ी सारी टर्म्स आपको मिलेंगी, तो वो सारी टर्म्स हम ना लिख कर हम सिंपल 1-2 टर्म्स जो है मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करके लिखेंगे, क्योंकि बाकी की सारी टर्म्स में जो है n आने वाला है। सो 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू वो 0 ही बनेगा, तो इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ आगे की 1-2 टर्म्स जो है मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, विच इज़ दिस, और ये बाकी का 1 बाई एक्स जो है एज इट इज़ आ गया। अब क्योंकि न्यूमरेटर में n कहीं पर भी नहीं है, लिमिट पुट की जा सकती है, एंड समथिंग बाई इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0, सिंपल आंसर आ गया 1 बाई एक्स। अब क्योंकि 1 बाई एक्स जब हमारे पास आंसर आता है तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है 1 बाई एक्स लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो, और इज इक्वल्स टू 1 हो। तो ग्रेटर देन एंड लेस देन 1 के लिए तो हमारे पास रिजल्ट है ऑलरेडी टेस्ट के अकॉर्डिंगली, पर जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है, दैट दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या है 1। जब हमारे पास ये केस बनता है तो टेस्ट फेल हो गया और हमें कोई और टेस्ट लगाना पड़ेगा, तो हम राबिस टेस्ट मान लो अप्लाई करते हैं। तो ये जो है a n अपॉन में a n प्लस 1 वाली जो टर्म है आप देख सकते हो ये रही, ये ओके सिर्फ इतना, क्योंकि 1 बाई एक्स ये तो आपका 1 बन चुका है तो ये हट जाएगा यहाँ से। जब आप राबिस टेस्ट के अकॉर्डिंगली -1 करोगे तो -1 एंड +1 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, सिंपल ये वाली टर्म बच गई, और वही एक्सपेंशन क्योंकि है तो हमने डॉट डॉट लगा रखा है। राबिस टेस्ट के अकॉर्डिंगली फिर n भी मल्टीप्लाई किया जाता है, तो n मल्टीप्लाई कर दिया,
एक n से ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, देन माइनस क्यू समथिंग, यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी, समथिंग बाय इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ लेस देन 1। तो इस केस में क्या आ गया, डाइवर्जेंट। तो बाय राबीज टेस्ट आपको मेंशन करना होगा कि किस टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप जो है रिजल्ट बता रहे हो। तो पहला वाला तो रेशियो टेस्ट हमने अप्लाई किया था दोनों रिजल्ट्स को बताने के लिए, बट जब टेस्ट फेल हुआ तब हमने राबीज टेस्ट अप्लाई किया, और उसके अकॉर्डिंगली जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट आ रही है बिकॉज इट इज़ लेस देन 1 और व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो चुके हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, वीडियो टाइमिंग मेंशन कर सकते हो जहाँ पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम आई है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर, बाय बाय।